नाड़ी देखने के नियम का सबसे पहला बिंदु विश्राम। रोगी हो या वैद्य हो, दोनों कहीं से चलकर आए हुए होते हैं। यदि दोनों कुछ देर विश्राम करें और फिर नाड़ी देखने और दिखाने का कार्यक्रम प्रारंभ करें तो यह अति उत्तम होता है। दूसरा नियम रोगी को देखने की विधि। रोगी को बैठाकर या लिटाकर दोनों स्थितियों में जैसा आवश्यक हो नाड़ी देखना प्रारंभ किया जा सकता है। और यदि हो सके, यदि कोई मस्तिष्क संबंधी रोग हो तो कनपटी की नाड़ी भी देखी जा सकती है। तीसरा बिंदु, वैद्य को रोगी के दोनों हाथों की नाड़ियों को देखना चाहिए। दाएं हाथ की कलाई पर स्थित नाड़ी और बाएं हाथ की कलाई पर स्थित नाड़ी दोनों को सूक्ष्मता से, गहराई से, धैर्य से अध्ययन करके देखा जा सकता है। चतुर्थ बिंदु, स्त्री की नाड़ी दाहिने हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ की उत्तम रीति से होती है, या यूं भी कहे कि स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी देखना यह भारतीय वैद्यों की परंपरा रही है। पांचवा बिंदु, जब वैद्य रोगी की नाड़ी स्थान पर अपनी उंगलियां रखते हैं तब नाड़ी की स्पंदन संख्या, शीघ्र गति, मंद गति जानने के पश्चात नाड़ी के बलाबल जानने के लिए एक दो बार नाड़ी को दबाकर छोड़ना चाहिए या कुछ क्षण दबा करके रखना चाहिए और कुछ क्षण ढीला करके रखना चाहिए और उसके पश्चात ही रोग का निरूपण किया जा सकता है। छठवां महत्वपूर्ण बिंदु है कि धैर्य रहित पुरुषों की नाड़ी या अत्यंत डरपोक व्यक्ति की नाड़ी या छल कपटी, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति की नाड़ी या बहुत चतुर द्विध्रुवी विकारग्रस्त रोगी की नाड़ी या यूं कहें कि मनोविकारग्रस्त रोगी की नाड़ी यदि देखना हो तो नाड़ी पर वैद्य उंगलियां रखे और साथ ही साथ रोगी को वार्तालाप में लगाए। और ऐसा करने से नाड़ी का वृत्तांत ठीक ठीक जाना जा सकता है और इसी स्थिति में नाड़ी के रोग की सही सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सातवां बिंदु, नाड़ी देखते समय यह भी ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि रोगी किसी प्रकार के मानसिक दबाव में तो नहीं है, किसी प्रकार के भावनात्मक दबाव में तो नहीं है, अनुबंध में तो नहीं है। रोगी किसी प्रकार के
सम्मोहन से ग्रस्त तो नहीं है। रोगी किसी प्रकार के बौद्धिक उलझनों में तो नहीं है। रोगी किसी प्रकार के आर्थिक उलझनों को बढ़ा करके और स्वकर्म द्वारा रोग पैदा करने का आदि तो नहीं है। ये सारी बातें वैद्य को भले प्रकार से समझ में आना चाहिए और वैद्य ने इसके लिए रोगी से वार्तालाप कर उसकी भावनात्मक स्थिति, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, कार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का पूरा इतिहास अध्ययन कर शरीर के भीतर रोग के कारण और लक्षण का निवारण करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अवस्था के अनुसार नाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है, इसकी क्या मापदंड है। तो वैदिकीय परंपरा के अनुसार सद्य प्रसूत बालक अर्थात तुरंत जिस बालक का जन्म हुआ हो उसकी गति 140 होती है, अर्थात बालक की नाड़ी की गति 140 होती है। दूध पीने वाले बालक की गति 120 से 130 तक होती है। 5 से 6 वर्ष तक बालक के नाड़ी की गति संख्या 100 होती है। 15 वर्ष की आयु तक नव युवावस्था में नाड़ी की गति 90 होती है। 35 वर्ष की युवावस्था तक नाड़ी की गति 70 से 75 संख्या होती है और 35 से लेकर 50 वर्ष तक नाड़ी की गति 70 होती है और 50 की आयु के पश्चात नाड़ी की गति 75 से 80 होती है। यह प्रति मिनट नाड़ी के फड़कने की संख्या से संबंधित मापदंड बताए गए। अब वैद्य जी कहते हैं आनंदादितरावस्था स्वानंदापेक्षया गते वेग संख्या वर्धते सा नाड़ी फ्रीक्वेंट शब्दिता। आनंद की अपेक्षा जिस नाड़ी की संख्या अधिक वेगवान हो उसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंट कहते हैं। आगे बताया गया कि आनंदादितारावस्था स्वानंदपेक्षया गते वेग संख्या हस्ति सा नाड़ीन फैक्ट्रिक शब्दिता। जिस नाड़ी में आनंद की अपेक्षा स्पंदन संख्या न्यून हो जाए उस मंदचारिणी नाड़ी को इनफ्रीक्वेंट नाड़ी कहते हैं। आगे चिरकाल धृतायाम च नाड्या संख्या न वर्धते न वा हसति वेगस साच रेगुलरा विधा। जिस नाड़ी पर बहुत देर तक हाथ रखने पर भी न्यूनाधिक प्रतीत न होए उसे रेगुलर नाड़ी कहते हैं। चिरकाल धृतायाश्च नाड़या संख्या विवर्धते मंदी भवति चावस्था सरेगुलर शब्दिता।
जो नाड़ी बहुत देर तक हाथ में रखने पर भी न्यूनाधिक प्रतीत हो, उस अवस्था को चिकित्सक इर्रेगुलर नाड़ी कहते हैं। आगे सकृद अंगुलिस संस्पर्शा दंत धारणन्तु गच्छति इंटरमिटेंटा विदा सा कृस्फाशय दूषिणी। जो नाड़ी एक बार उंगलियों को स्पर्श कर छिप जाए, वह रुधिर और कफाशय को दूषित करता है, हृदय संबंधी व्याधि को उत्पन्न करे। इसे चिकित्सक इंटरमिटेंट कहते हैं। यदा रक्तेन पूर्णत्वा मापन्ना नाड़िका भवेत् तदा फुल शब्द विख्याता लार्जेत विस्मृता। जिस समय नाड़ी रुधिर से परिपूर्ण होती है, उसको चिकित्सक लोग फुल लार्ज कहते हैं। यासाहत कमलो च श्वासा दृतमल्क वहेतुसा रिक्ता नाड़ी स्मालम संज्ञा समाख्याता अंगुल भाषया। जिस समय हृदय से रुधिर अल्प प्रकट हो रहा हो, उस रिक्त नाड़ी को वैद्य स्माल कहते हैं। या वै गुणवदा तन्वी नाड़ी क्षीणत संसिति रक्ता अक्ता दोतयंती सा थ्रेडी पल्स संगीता। जो नाड़ी रस्सी की तरह बहुत सूक्ष्म प्रतीत होती है, वह क्षीणता और रक्त की अल्पता को बताती है। इस प्रकार की नाड़ी को चिकित्सक थ्रेडी पल्स कहते हैं। अंगुली भी यदा नाड़ी पीड़ितापि न नम्रताम व्रजे दाति रुक्ष त्वम दो तिनी हाट शब्दिता। जो नाड़ी उंगलियों के पीड़न से भी अर्थात दबाने से भी कोमल नहीं होती है, ऐसे नाड़ी को चिकित्सक हार्ड कहते हैं। अंगुलिर भीर यदा नाड़ी पीड़िता नम्रताम व्रजेत सार्धतो उद्दिनी मृदि साफट शब्देन शब्दिता। जो नाड़ी उंगलियों के दबाने से दब जाए, उस मृदु नाड़ी को चिकित्सक सॉफ्ट पल्स कहते हैं। प्रतिस्पंदम शीघ्रतायाम संख्यायास न वर्धते स्रकक्षय धरा तुर्णगा नाड़ी की शब्दिता। तात जिस नाड़ी की प्रत्येक तड़प शीघ्र होती है, परंतु स्पंदन संख्या बढ़ती नहीं है, किंतु एक बार ही जल्दी करे, उस तूर्णगामिनी नाड़ी को वैद्य क्विक नाड़ी कहते हैं और यह निर्बलता को बताती है। और आगे कहते हैं यस्या मन गतिर्या च नाड़ी पूर्णा भवेत सा श्लो शब्द शब्दिता गेया रक्त को प्रकाश है। जो नाड़ी मंद गति से ही और परिपूर्ण हो, वह रुधिर के प्रकाश करने वाली नाड़ी जो होती है, इसे चिकित्सक स्लो नाड़ी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार आधुनिक चिकित्सक नाड़ियों से संबंधित अनुभव करते हैं और अभ्यास करते हैं। अब नाड़ियों की व्यवस्था से संबंधित छोटी सी चर्चा
सबसे पहला बिंदु, हृदय के खटका के संख्यानुसार नाड़ी दो प्रकार की होती है। पहली फ्रीक्वेंट, जिसमें रोगों के बताने की स्थिति के लिए नाड़ी की संख्या अधिक होती है। दूसरा बिंदु इनफ्रीक्वेंट, इसकी दशा फ्रीक्वेंट से ठीक विपरीत होती है। तीसरी स्थिति के लिए तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। हृदय की गति के प्रबंध के अनुसार नाड़ी की दो अवस्था होती है। रेगुलर नाड़ी, क्रमानुसार रुधिर आने जाने वाली को रेगुलर नाड़ी कहते हैं। इस पर हाथ रखने से गति से मालूम हो जाता है और कभी कभी बीच में अंतर भी नहीं पड़ता है। अगला बिंदु, दूसरी नाड़ी जो है उसे इर्रेगुलर कहा जाता है, अर्थात नाड़ी के क्रम के विपरीत यदि रुधिर जाए, इस पर हाथ रखने से गति एक ऐसी प्रतीत होती है और बीच में अंतर भी पड़ जाता है, तो रोगावस्था में नाड़ी का सप्रबंधित अर्थात क्रम पूर्वक चलना अच्छा होता है। आगे कहते हैं, जिस नाड़ी के तड़पने से अधिक समय हो जाए और दूसरी गति कालाव्यतीत हो जावे, उसे इंटरमिटेंट कहते हैं। परंतु गति के भेद से यह दो प्रकार की है, एक रेगुलर इंटरमिनेंट और दूसरी इर्रेगुलर इंटरमिनेंट। यदि किसी रोगी के सिर या मस्तिष्क भाग में कोई सूजन इत्यादि हो, अन्य कारणों से नाड़ी में अधिक रुधिर पहुंच रहा हो और उंगलियों के बीच नाड़ी का उत्प्लवन अधिक प्रतीत होता हो, तो उस नाड़ी को फुल या लार्ज कहते हैं और यह अधिक रुधिर वृद्धि अथवा कठोर रोगों की सूचना देता है। जो नाड़ी फुल लार्ज के ठीक विपरीत हो, अर्थात नाड़ी में अल्प रुधिर पहुंचे और नाड़ी का उत्प्लवन उंगलियों को थोड़ा प्रतीत हो, उस नाड़ी को स्मॉल या बारीक कहते हैं। जब नाड़ी अत्यंत सूक्ष्म के समान चल रही हो, उसे त्रिडी पल्स कहते हैं, और यदि नाड़ी की दीवार लचक के तुल्य गति से दो गति होती है, तो उसे हार्ड नाड़ी कहते हैं। नाड़ी के अनुरोध से संबंधित आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। यह आज का अंतिम सत्र नाड़ी परीक्षण एक दार्शनिक दृष्टिकोण का समाप्त करते हैं। आपके भीतर उपस्थित नाड़ी परीक्षण से संबंधित आस्था, विश्वास और प्रबल जिज्ञासा, स्नेह को देखकर ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर के भीतर चलने वाली नाड़ियों को जानना चाहिए। लेकिन नाड़ियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले योग की साधना, ध्यान की साधना आवश्यक है। नाड़ियों का ज्ञान इतनी जल्दी बुद्धि को समझ में आना यह थोड़ा कठिन काम है। हो सकता बुद्धि को समझ में नहीं आए तो बुद्धि किसी प्रकार के तर्क वितर्क को लेकर के किसी प्रकार की कोई धारणा बना सके। इन सबसे बेहतर है कि नाड़ियों के अध्ययन, अभ्यास और साधना के लिए गुरु उपाय, प्रयत्न साधक, नैसर्गिक प्राण संबंध, इन तीनों बातों को साधना आवश्यक है। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं।
किसी प्रकार के कोई शब्द उच्चारण का दोष हो, कोई तर्क की लयबद्धता न हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपके बुद्धि और हृदय को लगे, उससे दुख पहुंचा हो, उसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क से क्षमा की याचना करते हैं। और यह एक सामान्य दार्शनिक चर्चा थी। इस चर्चा के दौरान आपको जो कुछ भी बताया गया है पिछले 8-10 सत्रों में, यह केवल जानकारी मात्र थी, प्रारंभिक जानकारी मात्र थी, सामान्य जानकारी मात्र थी। इस पर किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य संबंधी निर्णय नहीं लिया जा सकता, कोई धारणा अपने मस्तिष्क में नहीं बैठाई जा सकती है। यह केवल अध्ययन और अभ्यास हेतु है। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।